दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, एक नया डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं और ये डिफरेंस आपको जैसे मैंने आपको रिसिप्ट वाले पढ़ाए थे ना, एक जो आपने पहले पिछला डिफरेंस देखा होगा, तो उसमें कैपिटल रिसिप्ट और हमने रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात की है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दूसरा कौन सा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, देखो दोनों कि अगर इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता है तो भी आप कर सको और अकाउंट में क्वेश्चन आता है तो भी आप कर सकते हो, दोनों बेनिफिट हमें लेने हैं। ठीक है, एक ही डिफरेंस है, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको। और ये जो डिफरेंसेस में देखो 6 पॉइंट आपके सामने है, 3 3 6 और 2 3 पॉइंट मैं अभी और लिखूंगा, तो सारे के सारे पॉइंट आप कवर करोगे ताकि क्या पेपर में अच्छे से आंसर आप प्रेजेंट कर सको। क्लियर है, तो काफी अच्छे से हमें करना है। ठीक है, ये डिफरेंस जो कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। क्लियर हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग की बात करें तो उसने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने रिसिप्ट के बारे में बताया था वैसे यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो कैपिटल वाला जो होता है ये बैलेंस शीट आइटम का पार्ट होता है सारा। बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट को ध्यान में रखना पड़ता है। इधर आपका ट्रेडिंग और पीएनएल की बात होती है ना, खासकर पीएनएल बोल सकते हो। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, वो हमारा पीएनएल हो गया, इस तरह से याद रखना है। क्लियर है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायरिंग एसेट्स का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स को खरीदना। एसेट्स को क्या करना, खरीदना। तो अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो देखो पहली बात तो दोनों में खर्चा हो रहा है, तो पैसा जाएगा। तो पैसा कब जाएगा, जब आप एसेट्स खरीदोगे। तो कुछ चीज जब खरीदते हो तो पैसा जाता है ना, तो उसी की बात कर रहा हूं, एक्वायरिंग एसेट्स और कोमा लगा के टू एनहांस द कैपेसिटी, एनहांस द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स है, मान लो पहले से भी कोई एसेट्स पड़ी हुई है और उसकी आप कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, नया इंजन लगाना पड़ेगा, नई चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एनहांस करना किसको, द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स दैट रिजल्ट इन, जिससे क्या होगा, उसकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, जो लाइफ है ना, एस्टिमेटेड लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। तो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, खर्चा हुआ, क्योंकि खर्चा पड़ना दोनों में। ठीक है ना, फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी आपने खर्चा किया, क्यों किया, आपने एक्वायर किया एसेट्स को या एनहेंस किया द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। जो आपके ऑलरेडी एसेट्स थी ना, उसकी कैपेसिटी को आपने बढ़ाया ताकि क्या हो, उसकी जो यूजफुल लाइफ है, जो एस्टिमेटेड लाइफ है या लाइफ स्पैन है, वो बढ़ सके। जबकि दूसरे की बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग क्या, डे टू डे एक्टिविटीज, यानी जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। दैट इज इट इज इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। किसके लिए किया जाता है, रनिंग, बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चा होता है ना नॉर्मल बेसिस पे, उसको कहते हैं आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, सोचो मैं आपको 8-9 डिफरेंस देने वाला हूं, तो अगर हम 8-9 पढ़ लेंगे तो आपको काफी सारे पॉइंट तो ऐसे ही याद रहेंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट ना भी याद रहे तो कम से कम बहुत सारे पॉइंट तो याद रहेंगे ना, तो इसलिए काफी अच्छा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। क्लियर है, अगला पॉइंट है क्रिएट्स। तो अगर हम इसकी बात करें, एक्सपेंडिचर कब होगा, जब आप आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स, या तो आप एसेट्स को क्रिएट करोगे। क्रिएट मतलब होता है खरीदना है, बनाना है ना, तो उससे खर्चा होगा। या तो भाई एसेट्स बनाओगे, खरीदोगे तो खर्चा तो होगा ही ना, तो उससे होगा। या तो रिड्यूस करोगे, क्या रिड्यूस करोगे, एनी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों, मान लो आपने पहले कोई लोन लिया था, सपोज करो, अब लोन तो बैलेंस शीट आइटम होता है, अगर आप उसको रिड्यूस करोगे मतलब उसको पे कर दोगे तो कम हो जाएगा ना वो। तो अगर आपने पे कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो भी तो आपका बैलेंस शीट आइटम, यानी कैपिटल मतलब बैलेंस शीट आइटम, पैसों पे हुआ ना, तो ये भी खर्चे का पार्ट होता है। तो इट इज आइदर क्रिएट, या तो ये क्रिएट करेगा एसेट्स को, या तो रिड्यूस करेगा लायबिलिटी को। जो आपने पहले लोन वोन लिए उसको आप पे कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो ऑफ द एंटिटी लिखना, और अगर गवर्नमेंट बजट के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है तो एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लेना। ठीक है ना, जबकि ये तो बैलेंस शीट होता ही नहीं है, तो ये लिखेगा नाइदर, ना तो ये क्रिएट करेगा कोई एसेट्स, ना ही रिड्यूस करेगा कोई लायबिलिटी ऑफ द एंटिटी या फिर ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट आता है कैपेसिटी पे, तो इसने बोले इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी को, तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। बट ये जो करता है ना, ये फिर सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है, यानी उसको मेंटेन करने के लिए, कैपेसिटी को ना मेंटेन करने के लिए करते हैं, यानी अर्न करने के लिए प्रॉफिट। और वो क्या है, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये होता है, और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है तो ये होता है। तो पहले 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट करो, ध्यान से सुनना। पहले में क्या बोला मैंने, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, यानी एसेट्स को एक्वायर करना या एनहेंस करना था कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, जो आपके पास ऑलरेडी एसेट्स है उसकी जो है कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि उसकी जो लाइफ है ना बढ़ सके। अपनी वो एसेट 4 साल चल सकती थी, अगर आप उसको अच्छा खासा खर्च कर देते हो तो, यानी इंजन चेंज कर लेते हो, तो वो अब 7 साल चलेगी, पहले 4 चल रही थी अब 7 साल चलेगी, तो बढ़ेगी ना लाइफ। तो वही करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए खर्चा होता है।
यानी रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को रन करने का खर्चा होता है। क्लियर है। दूसरा मैंने कहा इसमें या तो एसेट्स क्रिएट होगी या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इसमें ना तो एसेट्स क्रिएट होगी ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट है ही नहीं मेरी। ठीक है, ये अर्निंग कैपेसिटी को बिजनेस की बढ़ाता है। और ये क्यों किया जाता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना और ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करना। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, रेगुलर और इरेगुलर। अब बैलेंस शीट आइटम है भाई, लोन में मैं लोन पे कर रहा हूं, मैं एसेट खरीद रहा हूं यार। अब बिजनेस बार बार एसेट थोड़ा ना खरीदेगी, बात में ना। ये जो होती है, ये जो है, ये आपका रैकरिंग नेचर का होता ही नहीं है, तो इसलिए लिखा है ये इरेगुलर और नॉन रैकरिंग इन नेचर होता है, यानी कभी कभार होने वाला चीज, ये कभी कभार होने वाली है। अब मैं हर दिन थोड़ी ना, क्या नाम है, मेरा बिजनेस अगर पढ़ाने का है तो मैं पढ़ा रहा हूं, वो मेरा रेगुलर काम है। बट मैं जमीन ले ली, आज मैं फोन ले रहा हूँ, आज तो ये मेरा रोज का काम थोड़ी ना, फोन में रोज थोड़ी ना लूंगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है कि ये जो एसेट्स खरीदना, जो आप लैंड बिल्डिंग, ये जो चीजें भी होती है, सारी एसेट्स होती है, ये खरीदना ये रेगुलर काम नहीं है। इसमें यहाँ पे इरेगुलर वर्ड यूज हो रहा है, नॉन रैकरिंग वर्ड यूज हो रहा है। बट ये जो काम है डेली रूटीन के लिए है, तो उसका मतलब ये रेगुलर होगा, और रैकरिंग मतलब नियमित पीरियड पे होता रहेगा ये। ठीक है ना। आगे बेनिफिट्स की बात करें तो इसका बेनिफिट जो है एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो क्या 1 साल के लिए खरीदी? ऐसा 10-10, 20-20, 25-25 साल चल जाती है। तो उसने बोला क्या कि ये जो है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए इसका बेनिफिट होता है जो जाता है। और इसका बेनिफिट सिर्फ एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, विद इन द ईयर, यानी 1 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म, यूज हो जाता है सारा। ठीक है ना। तो ये खर्चा जो हो रहा है वो उसी साल के प्रॉफिट को कमाने के लिए किया गया था। ठीक है, अगले के लिए नहीं है। समझ में आ गया। अगले, इट सोन इन, इसको कहां शो किया था? मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहा हूं, तो बैलेंस शीट में आता है ये, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है, जबकि ये जो होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। क्लियर है। मैं बाकी के पॉइंट्स लिख रहा हूँ, एक बार रिपीट करो। मैं रिपीट क्यों करता हूँ बार बार? ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो प्लीज सुनना जरा, मन लगा के यहाँ पे सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये वो खर्चा है जो कि इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हो रहा है। ठीक है ना। और एनहांस करने के लिए क्या, द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो आपके ऑलरेडी पड़ी है उस एसेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया था, ताकि उसकी लाइफ जो है बढ़ जाए। क्लियर है। वो जो है ये क्या आता है, ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके लिए किया जाता है। ठीक है ना। दैट इज इट इज इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए। समझ में आ गया। इसमें या तो एसेट्स क्रिएट होगी या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इसमें ना तो एसेट्स क्रिएट होगी ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये अर्न करना प्रॉफिट इसकी बात करता है, यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद मैंने बोला ये इरेगुलर और नॉन रैकरिंग, ये कभी कभार होने वाली चीज है। ये रेगुलर और रैकरिंग है, ये टाइमली होता रहेगा बार बार। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर तक आपको मिलता है, काफी आगे सालों तक मिलता है। ये विद इन द ईयर ही एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। वहीं तक समाप्त हो जाता है। इसको शो किया जाता है बैलेंस शीट में, इसको शो किया जाता है कहां पे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया तक? चलो या तो नोट डाउन करो, बाकी के कुछ पॉइंट और लिखते हैं फिर बंद करते हैं। आगे देखिए अगले 3 पॉइंट। ठीक है ना। इसने बोला कैपिटल स्टॉक, देखो 8-10 मिनट की वीडियो है खाली। ठीक है, ज्यादा 10 मिनट के तो ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा। इसने बोला यहाँ पे कैपिटल स्टॉक, तो इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना। तो ये जो पहली लाइन है बेटे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है ना, तो ये ऐड होता है टू द, ये ऐड होता है इसमें कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, बट ये ऐड नहीं होता कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। बट अगर मान लो गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से नहीं लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, इट इज कैपिटलाइज, इट इज नॉट कैपिटलाइज। ये कैपिटलाइज होता, वो कैपिटलाइज नहीं होता। और अगर गवर्नमेंट के हिसाब से लिख रहे हो, गवर्नमेंट बजट के अंदर से अगर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लिखोगे इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में ये ऐड होता है, और ये इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में ऐड नहीं होता है। इसका मतलब इसका कैपिटलाइजेशन होता है, इसका कैपिटलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट हमारे पास है पोटेंशियल बेनिफिट्स, यानी जो बेनिफिट है, ठीक है, वो कैसे कैसे इसका चलता रहता है। तो देखते रहो उसमें क्या बोला मैंने। तो कैश पोटेंशियल बेनिफिट यानी जो संभावित लाभ है, ठीक है, यानी जो बेनिफिट है वो कैसे रहेगा, तो उसका बेनिफिट जो है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को। तो ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है, किसको? बिजनेस को। और ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस, यानी जो संभावित लाभ है, ये जो आगे आने वाले जो लाभ है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है बिजनेस को, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देता है। क्लियर हो गया। आगे बात करें एग्जांपल्स की, तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यानी आपने एसेट्स एक्वायर करी, आपने एसेट्स खरीदी, तो खरीदने पे जो खर्चा होता है वो बैलेंस शीट आइटम होता है, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। ठीक है ना। ऐसे ही रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग, बोरोविंग मतलब लोन वोन जो आपने ले रखा था, अब उसको आप रीपे कर रहे हो, वापस पे कर रहे हो। पहले आपने लिया, ठीक है, तब तो कैपिटल रिसीव बना होगा वो, बट आप इसमें पे कर रहे हो, तो पे करने पे तो खर्चा होगा ना, तो रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग यहाँ पे आता है।
अगर आप लोन ले रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट, लोन दे किसको पे कर रहे हो, दे रहे हो या पे कर रहे हो जो भी है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया, लोन लेना वहां पे है, लोन पे करना यहाँ पे है, रिपे करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सैलरी पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इंश्योरेंस किया, पेंशन का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। बात समझ में आ गया ना। आप और भी खर्चे लिख लेना चाहे तो, ठीक है ना। तो खर्चे यहाँ पे नॉर्मल P&L के खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे, ये बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चा। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है ना, जहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।